नमस्कार, मैं विवेक भट्ट। संदेश न्यूज़ की खास पेशकश द सक्सेस स्टोरी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने अपने आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय, सच्चाई और कर्तव्य निष्ठता के साथ में ऐसा मुकाम हासिल किया जो हर किसी के बस की बात नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुजरात की वीर बाला और प्रथम महिला मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल की। बेन, स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। धन्यवाद। बेन, आप एक गुजरात के छोटे से गांव में एक सामान्य परिवार में आपका जन्म हुआ, वो भी पटेल परिवार में जन्म हुआ। किसान परिवार में जन्म हुआ। किसान परिवार में जन्म हुआ। तो आपने कभी सोचा था कि आप एक दिन मुख्यमंत्री तक का मुकाम हासिल करेंगी? मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। जो मैंने सोचा था वो मैं नहीं बन पाई। जो नहीं सोचा था वो बन पाई। गांव में रहकर सिर्फ खेती का काम करना, पशुओं का पालन करना, और खेत में रहते थे पिताजी। वहाँ से 3 किलोमीटर दूर मेरा गांव था। प्राइमरी शिक्षा वहाँ ली और बाद में जो 5th कक्षा से लेकर 7वीं कक्षा तक की पढ़ाई गांव में ही की, लेकिन बॉयज़ स्कूल में की। और इसके बाद विसनगर में या अलग अलग स्थानों पर कॉलेज में भी मैं अकेली रही और पढ़ती रही। पिताजी आगे बढ़ाते रहे, शिक्षा देते रहे। मेरी ख्वाहिश थी जब मैं बीएससी हुई तब कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन इंटर साइंस के बाद मुझे एडमिशन तो मिला, लेकिन परिवार ने ना बोला क्योंकि 8 साल निकल जाएंगे तो इसमें पढ़ना ठीक नहीं है। तो मैंने फिर सोचा कि मैं डीएसपी बनूं। तो इंटरव्यू दिया, लेकिन इंटरव्यू में पास तो हो गई, लेकिन ट्रांसफ़र होगी पूरे गुजरात में, और जब महिला की ट्रांसफ़र होती है तो परिवार बिखर जाएगा, और इसलिए इसमें भी नहीं जाना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो प्रोफेसर बने। तो मैंने एमएससी की एग्ज़ाम दी, लेकिन उसी समय स्थिति ऐसी थी कि एक पूरा टाइम आप काम करते हो प्रोफेसर तरीके तो 200 रुपया वेतन मिलता था। तो मैंने पार्ट टाइम जॉब ली इसमें, तो 100 रुपीज़ मिलती थी उसी समय 64-65 में। तो फुल टाइम वहाँ भी नहीं हुए, और मार्च आते था, मार्च महीना जब आता था तब सबको रिलीव कर देते थे, और जून महीने में फिर से आपको काम करना शुरू करो। तो वापस लेते हैं या नहीं लेते थे, ऐसा भी चलता रहता था एजुकेशन में। और साथ में मैं पढ़ती रही, बीएड भी कर दिया, एमएड भी कर दिया, एमएससी भी कर दिया। और जो मैंने 30 साल जहाँ गुजारे, ऐसी अहमदाबाद की मोहिनावा कन्या विद्यालय में मैंने एप्लीकेशन किया, मुझे तुरंत सर्विस मिल गई। और कॉलेज में जो उसी समय 400 रुपया मानद वेतन मिलता था, तो इधर 350 रुपया मिलता था, सिर्फ 25 रुपया का डिफरेंट था। तो मैंने सोचा कि चलो वो ही अच्छा है। तो लगातार कहीं भी आशा अपेक्षा रखे बिना मैंने वो ही स्वीकार कर लिया, और 30 साल तक वहाँ काम करती रही। शिक्षिका से पॉलिटिशियन, और बीच में पॉलिटिक्स में मैं आई इसमें 85, 86 और 87 में लगातार 3 साल अकाल पड़ा था गुजरात में। उसी समय केशुभाई पटेल अध्यक्ष थे, और नरेंद्र भाई मोदी भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री थे, और उन्होंने एक न्याय यात्रा निकाली थी। खास करके नॉर्थ गुजरात और सौराष्ट्र में काफ़ी अकाल की असर थी। मैंने सोचा चलो हम भी इसमें जाए, क्योंकि मैं हर रोज़ पेपर पढ़ती रहती थी। तो पेपर में ऐसी घटनाएं आती थी जो मुझे भी चिंता होती थी इसमें कि क्यों अभी भी इतने सालों के बाद भी गांव में महिलाओं के लिए पानी नहीं है, शुद्ध पानी नहीं मिलता है, शिक्षा नहीं मिलता है। तो मैं देखने के लिए गई थी। तो 4 दिन सब साथ में रहे। तो वहाँ मुझे भाषण भी करना पड़ता था, और नरेंद्र भाई थे वहाँ। तो वो मुझे
हर रोज़ शाम को गांव में ही सभा होती थी, इसमें बोलते थे कि आप बताइए महिलाओं की बीच में आप बैठे थे तो क्या क्या उसका प्रश्न है, समस्या क्या है। तो मैं बोलती थी। 4 दिन के बाद मैं वापस आई। वापस आने के बाद मुझे बताया गया कि आपको बीजेपी में जोड़ना है। मैंने ना बताया कि मैं नहीं आऊँगी, क्योंकि मैं राजनीति में आना नहीं चाहती, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं, पढ़ते हैं, मेरी स्कूल की जिम्मेवारी है, परिवार की जिम्मेवारी है। तो 1 महीने के बाद फिर से घर पर आए और उन्होंने बताया कि मैंने जो भी मेरी समस्या है उसके सामने रखी, तो समस्या का समाधान भी करते रहे। मैंने कहा कि मैं प्रवास नहीं कर सकूंगी, तो बताया कि आपको प्रवास नहीं करना है। मुझे कुछ आता नहीं है, बीजेपी क्या है, उसके सिद्धांत क्या है, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है जानने की, बस हमारे एक ही नाम चाहिए। तो फिर मैंने इतना ही कहा कि चलो मुझे एक डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेवारी सौंप दो, तो डिस्ट्रिक्ट का काम करोगे। उन्होंने ना बोला, एक डिस्ट्रिक्ट की नहीं लेकिन पूरे गुजरात की महिला मोर्चा की जिम्मेवारी संभालना है। तो मैंने हाँ बोल दिया। 1 साल तक मैंने कुछ किया नहीं, क्योंकि मैं चाहती थी कि 1 साल के बाद मैं कुछ नहीं करूँगी तो वो छोड़ देंगे मुझे कि अब चले जाओ, दूसरी महिला को रख देंगे। लेकिन ऐसा नहीं किया। धीरे धीरे करके जिम्मेवारी सौंपते गए, काम करते रहे और फिर राज्यसभा में भेजा गया। इसके बाद 98 में फिर से चुनाव आया, तो चुनाव में मुझे टिकट दिया गया। उसी समय मैं राज्यसभा में थी, तो मैंने सोचा कि सीट तो बहुत ही कठिन है और इसमें 1,20,000 मतदार थे। इसमें से 80,000 मतदार ओबीसी थे, मैं पटेल थी, और 20,000 से 25,000 पटेल मतदार थे। तो मैंने सोचा कि वहाँ जीतना कठिन है, लेकिन टिकट मिला है तो लड़ना चाहिए, क्योंकि हार जाऊंगी तो राज्यसभा तो है ही हमारे पास। तो चुनाव में खड़े रहे, लेकिन पता नहीं मैं कैसे जीती और मैं वहाँ जीत गई। फिर मंत्रिमंडल में रखा और आप जानते हैं सब, धीरे धीरे करके एक काम दूसरा काम। शायद उस वक्त नरेंद्र भाई समझ गए होंगे कि इस महिला को अगर कोई काम दिया तो ये 100% होना है। वो आपकी प्रतिभा वो समझ गए होंगे, इसी वजह से ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ और इतना कहूँगी कि मुझे सबसे पहले शिक्षा दिया गया। शिक्षा में थी ही, इसीलिए शिक्षा में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में और पूरे गुजरात में क्या समस्या है वे मैं जानती थी। और इसीलिए जो 10 साल मुझे जो मिला इसमें, तो आप जानते हैं कि गुजरात में काफ़ी परिवर्तन मैंने किया। और बाद में जो मुझे दिया गया रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इसमें मैं कुछ नहीं जानती थी, फिर भी मैंने सोचा कि कुछ तो करना चाहिए। इसलिए सबसे पहले मैंने ये सोचा कि मैं हर एक डिस्ट्रिक्ट का प्रवास करूं और जोन वाइज मामलतदार और कलेक्टर सबकी एक मीटिंग रखूं, उनको क्या समस्या है, और वहाँ डिस्कस होगा तो मुझे भी जानकारी मिल जाएगी कि क्या क्या समस्या है। तो ऐसे करके एक पूरा जोन वाइज मीटिंगें की, फिर सब कलेक्टरों की और इसमें काफ़ी समस्याएं मेरे सामने आई। फिर मैं किसानों को मिलती थी, मैं भी किसान तो हुई, लेकिन किसानों की क्या समस्या है वो वे लोगों ने मुझे बताया। ये बताने के बाद जहाँ एक्ट लाने की आवश्यकता थी तो हम एक्ट लाए, जहाँ जीआर में सुधार करने की आवश्यकता थी तो सुधार किया, और जहाँ ऐसी समस्याएं थी तो वहाँ खास वो ही क्षेत्र का प्रश्न सामने रख के इसमें क्या हल निकालना है वो सोचकर आज मैं इतना ही तो ज़रूर कहूँगी कि शायद आज़ादी के बाद बहुत ही जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम हुआ होगा वो मेरे समय पे हुआ। और आज मैं कहूँगी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आज ऐसी कोई समस्या नहीं है कि जो किसी का हल ना हुआ हो। बिल्कुल, रेवेन्यू टेक्नोलॉजी का काफ़ी उपयोग मैंने किया है इसमें, और आप ऑनलाइन सब काम कर सकते हो, घर पर बैठकर आप 7 बार का उतारा भी ले सकते हो। इतना काम एजुकेशन वो रेवेन्यू में किया है। फिर मुझे PWD उसी समय दिया गया था,
तो इसमें काफ़ी सुधार किया। डिजास्टर मैनेजमेंट आप देखते हो, जहाँ जहाँ ऐसी आपत्ति आती है तो सब लोग पहुँचते हुए काम करते हैं। फिर 2012 में जब 12 में हम जो चुनाव लड़े तो उसी समय एक और डिपार्टमेंट मुझे दिया और वो था अर्बन। तो रेवेन्यू के साथ अर्बन और PWD, डिजास्टर मैनेजमेंट और दूसरे कई समितियां बनती थी, तो समितियों के अध्यक्ष के रूप में भी कई जिम्मेवारियां मिलती थी। और एक जिम्मेवारी मिली नर्मदा की। 2010 तक जो ज़मीन का संपादन का काम करना था वो नहीं हुआ। इसी वजह से नॉर्थ गुजरात और सौराष्ट्र इसमें हम पानी नहीं पहुंचा पाए। तो नरेंद्र भाई ने मुझे ये जिम्मेवारी दी कि ज़मीन संपादन का काम करना है। कठिन था वो काम, क्योंकि किसान ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता था या विश्वास नहीं होता था कि हम ज़मीन तो दे देंगे लेकिन पानी आएगा कि नहीं आएगा। तो ये भरोसा दिलवाया और उसी समय 1.5 साल में, सिर्फ 1.5 साल में, जो काम 10 साल में नहीं हुआ वो 1.5 साल में 10 डिस्ट्रिक्ट के प्रवास करके मैंने किसानों की मीटिंगें करी और वहाँ ही उनको चेक मैं देती थी वहाँ ही। और साथ में जब 50% ज़मीन का संपादन का काम हुआ तब मैंने नर्मदा के विभाग के अधिकारियों को बोला कि आप टेंडर निकालो, क्योंकि 50% आ जाती है, लेकिन उसका नियम ऐसा था कि 80% ज़मीन का संपादन होगा तब हम टेंडर निकालेंगे। अभी 80% हम संपादन करें तो और 6 महीना निकल जाते, लेकिन टेंडर निकलते हैं तो एक विश्वास होता है कि भाई टेंडर बाहर आए तो वो काम जल्दी होगा। तो मैंने उसको ज़रा ध्यान से सामने बैठा कर समझाया और टेंडर निकाले गए, टेंडर का काम शुरू हुआ। तब लोगों ने सोचा कि नहीं, अब तो हम कैनाल शुरू हुई है तो 90% से ज़्यादा हमें ज़मीन रिकवर हम लोगों ने रिक्विजिशन कर दिया और आज गुजरात के सभी 10 डिस्ट्रिक्ट में ये काम पूरा होने आया। बिल्कुल, आपने अपने शुरू का जो आपने संघर्ष बताया, जो आपने सफलता की कहानी बताई, उसमें कहीं ना कहीं आपने करप्शन के साथ में भी बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। इसका एक वाकया है कि जब टीचर्स के जो ट्रांसफ़र होते थे उस पर आपने लगाम लगाई, तो करप्शन के साथ में किस तरह से आपने लड़ाई लड़ी? अकेले ट्रांसफ़र नहीं, लेकिन जब अपॉइंटमेंट होती थी उसी समय भी पैसे लिए जाते थे। तो मैंने क्या किया कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो एप्लीकेशन, जिसको भी टीचर्स बनना है वो हर डिस्ट्रिक्ट में एप्लीकेशन करें और एक स्टूडेंट एक ही जगह चूज करेगा, वही डिस्ट्रिक्ट में उसको एप्लीकेशन करना है और साथ में ओरिजिनल सर्टिफिकेट देना है, क्योंकि वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा ना सके। और इसके बाद हम मेरिट यादी बनाते थे। मेरिट के बाद हर डिस्ट्रिक्ट में कहाँ गांव में कितनी सीट खाली है वो हम दिखाते थे उसको, और एक साथ सबको बुलाते थे। 500 की भर्ती करना है तो 500 लोग आकर बैठते थे और इसमें से सबसे पहले जिसका ज़्यादा मार्क्स होता था वो खड़े होकर चूज कर लेता था और वहाँ ही उसको अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिल जाता था और लेकर घर पहुँच जाता था। उसी समय भी काफ़ी मेरे सामने आवाज़ उठाया था, खास करके हमारे ही कार्यकर्ताओं ने, क्योंकि इसकी बात भी सही है कि हम सालों से काम करते हैं और जब हमारे बच्चों को कोई जॉब मिलने के लिए एक व्यवस्था खड़ी हुई है तो आपने तो मेरिट कर दिया और इसमें इंटरव्यू का मार्क्स ही नहीं रखा, क्योंकि जो कुछ होता था वो इंटरव्यू में होता था। तो मेरे सामने आए हैं सब लोग, लेकिन मैंने ये सोचा कि भाई हम लोग जो चुनाव लड़े हैं तो भ्रष्टाचार मुक्त गुजरात करने के लिए हम लोग चुनाव लड़े हैं, ये भी हमारा एक पॉइंट था। तो यदि भ्रष्टाचार मुक्त करना है तो मेरिट का आधार लेना ही पड़ेगा। तो मैंने मेरिट का आधार लिया और एक साथ 40,000 टीचर्स की भर्ती की। 2 डिस्ट्रिक्ट पर करप्शन हुआ, पहले नहीं हुआ लेकिन बाद में, कि अभी मंत्री को पता नहीं चलेगा, तो बाद में जिस लोगों ने किया होगा कि भाई मेरे बेटा है, मेरी बेटी है, तो ज़रा फिर से उसको अपॉइंटमेंट ऑर्डर दे दो। तो जब मुझे पता चला कि ऐसा हुआ है तो मैं पूरा कैंसिल कर दिया और फिर से उसका अपॉइंटमेंट किया।